चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन आरंभ किया गया। सितंबर 2025 में स्वीकृत टीएन शोर 1675 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना को मुख्य रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य तमिलनाडु की तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और उसकी प्राकृतिक प्रतिरोधकता को बढ़ाना है। टीएन शोर का मुख्य घटक 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव की बहाली और वृक्षावरण है। विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम स्तरीय मैंग्रोव परिषदों को दी जाएगी। इन परिषदों में स्थानीय लोग शामिल होंगे। मैंग्रोव के अलावा इस पहल का लक्ष्य 30,000 हेक्टेयर समुद्री क्षेत्र का पुनर्स्थापन करना तथा लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे डुगोंग और कछुओं की सुरक्षा करना भी है। फिर मैंग्रोव और उनका महत्व देखते हैं। तो मैंग्रोव लवण सहिष्णु पादप समुदाय के अंतर्गत हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र मैंग्रोव के लिए अनुकूल होते हैं। जलवायु में भूमिका, तो मैंग्रोव को प्राकृतिक का कार्बन भंडार कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में प्रति एकड़ 7.5 से 10 गुना अधिक कार्बन संचित करते हैं। आजीविका, तो महाराष्ट्र के नवघर में सरकार की परियोजना के तहत मैंग्रोव पुनर्स्थापन ने महिलाओं को साल भर स्थायी रोजगार दिलाने में मदद की। यह संधारणीय मड क्रैब फार्मिंग के माध्यम से संभव हुआ है। भारत में मैंग्रोव, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 2023 के बीच भारत में मैंग्रोव क्षेत्रफल में 11.4% की निवल वृद्धि दर्ज की गई। भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इसके बाद गुजरात का स्थान है जहां 23.32% मैंग्रोव क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में कितना है? 42.45% है। ठीक है। फिर देखते हैं प्रकृति के लिए योगदान, तो मैंग्रोव 100 से अधिक देशों में उष्णकटिबंधीय तटों पर पाए जाते हैं और इनका पारिस्थितिकी तंत्र बहुत उपयोगी है। मछलियों, केकड़ों और अन्य समुद्री जीवों के लिए नर्सरी यानी प्राकृतिक घर के रूप में मिट्टी और गाद को रोककर कोरल रीफ्स प्रवाल भित्तियों की रक्षा करते हैं। पक्षियों, मधुमक्खियों, सांपों और अन्य स्थलीय जीवों के लिए पर्यावास प्रदान करते हैं। लोगों के लिए योगदान, तो मैंग्रोव वन समुदाय को गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं और जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराते हैं, जैसे तूफान, समुद्री लहरों और बाढ़ से लोगों एवं संपत्ति की रक्षा करते हैं। कटाव को रोकते हैं और तटों को स्थिर व मजबूत बनाते हैं। मत्स्यन, पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और हस्तशिल्प आदि के माध्यम से स्थानीय आजीविका में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा H-1B वीज़ा शुल्क $100 करने के दौरान भारत के लिए अवसर। तो अमेरिका द्वारा H-1B वीज़ा शुल्क $100 करने वाला कदम भारत को अपने घरेलू नवाचार और प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को बढ़ाने व मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देता है। भारत के लिए अवसर, तो प्रतिभा पलायन को रोकना। भारत में STEM स्नातकों और युवा पेशेवरों का एक बड़ा समूह है जो अब देश में ही नवाचार एवं तकनीकी विकास में योगदान कर सकता है। STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। भारत इसका फिनटेक, एडटेक और हेल्थ टेक में यूनिकॉर्न कंपनियां उत्पन्न करने के लिए लाभ उठा सकता है। नीतिगत समर्थन, तो स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी सरकारी पहले सक्रिय रूप से उद्यमिता व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही हैं। कम लागत व बाजार का लाभ, कम परिचालन लागत और एक बड़ा घरेलू उपभोक्ता आधार प्रतिभा एवं निवेश दोनों को आकर्षित करता है। उभरती प्रौद्योगिकियां, तो AI जैसे क्षेत्रों में बढ़ता निवेश भारत को एशियन सिलिकॉन वैली बनाने का अवसर देता है। भारत के लिए चुनौतियां, तो अनुसंधान एवं विकास और कौशल। भारत में अनुसंधान पर केवल GDP का 0.7% तक व्यय किया जाता है जो बहुत कम है। इसके अलावा उच्चतर शिक्षा में मौजूद खामियां अत्याधुनिक नवाचार को सीमित करती हैं। अवसंरचना एवं विनियमन, तो अपर्याप्त अवसंरचना और जटिल विनियामक फ्रेमवर्क तकनीकी प्रगति को धीमा करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार और व्यवसायीकरण, तो बौद्धिक संपदा संरक्षण की कमजोरी तथा शोध परिणामों को वैश्विक उत्पादों में रूपांतरित करने की सीमित क्षमता एक बड़ी चुनौती है। क्षेत्रीय सहयोग, तो राजनीतिक तनाव और विनियामक मतभेद दक्षिण एशिया में सहयोगी तकनीकी पहलों में बाधा डालते हैं। भारत में क्षमता मौजूद है और अब उसे अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए आर्थिक व्यवहारिकता व तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ठीक है, बात की हमने H-1B वीज़ा की। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी भारत की
सोलर पीवी क्षमता आकलन यानी ग्राउंड माउंटेड रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने जारी की। यह रिपोर्ट परियोजना स्थल निर्धारण, अवसंरचना के विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन के लिए नीति आधारित एवं निवेश के लिए तैयार रूपरेखा प्रदान करती है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत की पंचामृत प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो राष्ट्रीय और क्षमता का नया आकलन 2014 में जहां क्षमता 749 GWP आंकी गई थी, वहीं अब यह बढ़कर लगभग 3343 GWP हो गई है। भौगोलिक वितरण तो राजस्थान और महाराष्ट्र के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी बहुत अधिक सौर क्षमता पाई गई है। देश में चिन्हित की गई कुल उपयुक्त बंजर भूमि का लगभग 6.69% हिस्सा सौर ऊर्जा प्राप्ति में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं भारत में सौर ऊर्जा क्षमता को पूरी तरह हासिल करने में मौजूद प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं। भूमि अधिग्रहण तो बड़े स्तर पर सोलर पार्क लगाने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, जो कई बार पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील या कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आती है। जैसे राजस्थान, गुजरात में चारागाह भूमि में जैव विविधता में समृद्ध रेगिस्तानी पारितंत्र को लेकर संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रिड एकीकरण तो बड़े पैमाने पर किफायती ऊर्जा भंडारण तकनीकों की कमी के कारण मौसम पर निर्भर सौर ऊर्जा को ग्रिड में सही ढंग से जोड़ना मुश्किल होता है। उच्च प्रारंभिक लागत तो मॉड्यूल की कीमतें कम होने के बावजूद प्रोजेक्ट लगाने की शुरुआती लागत अभी भी बहुत अधिक है। अन्य विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम पर वित्तीय दबाव, सोलर मॉड्यूल के लिए आयात पर निर्भरता, लगभग 80% चीन से आयातित, नीतिगत और विनियाम की अनिश्चितता, कुशल कार्यबल की कमी आदि। बात करेंगे सौर ऊर्जा के लिए शुरू की गई पहलों की। तो गुरुग्राम स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि तकनीकी क्षमता विकसित की जा सके और कुशल कार्यबल तैयार किया जा सके। सोलर दीदी विजन महिलाओं को एक संधारणीय भविष्य की नेतृत्वकर्ता और प्रतिनिधि के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तो देश भर में रूफटॉप सोलर अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से SARFAESI अधिनियम में विसंगतियों को दूर करने को कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक बार नीलामी की सूचना जारी हो जाती है तो उधारकर्ता का गिरवी रखी संपत्ति छुड़ाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। इस अधिनियम के विषय में देखते हैं। पूरा नाम है इसका वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम। प्रमुख विशेषताएं, यह बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को वसूल करने का अधिकार देता है। अधिनियम में प्रावधान है कि यदि कोई उधारकर्ता एक सुरक्षित ऋण पर चूक करता है तो ऋणदाता यानी कृषि भूमि को छोड़कर प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों को जब्त व नीलाम कर सकता है। प्रमुख उपलब्धियां तो चल निधि की शीघ्रता से पुनः प्राप्ति आसान हुई है और यह संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क भी प्रदान करता है। इस अधिनियम से संबंधित मुद्दे तो धारा 13 में अस्पष्टता, इस धारा और SARFAESI नियमों के बीच असंगति है। इस वजह से उधारकर्ता के संपत्ति छुड़ाने के अधिकार पर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। कानूनी और न्यायिक देरी तो कानूनी कार्यवाही की धीमी गति, संपत्ति वसूली में जटिलताएं तो ऋणदाताओं को संपार्श्विक की पहचान करने और उसे बेचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा खासकर तब होता है जब तीसरे पक्ष को संपत्तियों का हस्तांतरण किया जा चुका हो। कुछ उधारकर्ताओं पर सीमित प्रभाव तो यह अधिनियम असुरक्षित ऋणों और 1 लाख रुपए से कम के ऋणों पर लागू नहीं होता है। उधारकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन तो ऋणदाताओं द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग करने के मामले देखे गए हैं। ऋण वसूली अधिकरणों और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की कमजोरियां, आगे की राह देखते हैं इसमें। तो SARFAESI नियमों का सरलीकरण, मनमाने और अनुचित तरीकों पर रोक लगाई जानी चाहिए। DRTS के माध्यम से त्वरित निपटान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, ये बात की हमने SARFAESI एक्ट की। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है भारत में ई गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम घोषणा पत्र को अपनाया गया। इस घोषणा पत्र को 28वें राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन में अपनाया गया है। इसमें यह आह्वान किया गया है कि समग्र सरकारी तंत्र को मिलकर काम करना होगा ताकि सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल कौशल के साथ मजबूत किया जा सके और तेजी से डेटा आधारित प्रणाली विकसित की जा सके। विशाखापट्टनम घोषणा पत्र के प्रमुख प्रस्तावों पर एक नज़र डालते हैं। तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण, समावेशी, नागरिक केंद्रित और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना, जिसमें न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन पर जोर दिया गया हो।
प्रौद्योगिकी आधारित शासन तो AI, ML, ब्लॉकचेन, GIS, IoT और डेटा एनालिटिक्स को अपनाकर बहुभाषी, रियल टाइम एवं क्षेत्रक विशिष्ट नागरिक सेवाएं प्रदान करना, इसमें नैतिकता और पारदर्शिता अपनाने की जरूरत पर बल दिया गया है। उदाहरण डिजिटल इंडिया भाषिनी, डीजी यात्रा, NADRES V2 आदि। सफल मॉडल्स का विस्तार तो संपदा 2.0 मध्य प्रदेश, ई खाता बेंगलुरु, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, NHAI का ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम आदि जैसे मॉड्यूल्स के राष्ट्रव्यापी विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना। जमीनी स्तर और समावेशी विकास तो भौगोलिक पहुंच, नेशनल ई गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी असेसमेंट ढांचे के तहत उत्तर पूर्व और लद्दाख जैसे क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाना जहां कनेक्टिविटी की समस्या है। सफल पंचायत डिजिटल मॉडल्स का पूरे देश में विस्तार, महिलाओं, युवाओं आदि को लक्षित कर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करना इत्यादि। साइबर सुरक्षा और स्थिरता तो जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, पोस्ट क्वांटम सुरक्षा तथा AI आधारित निगरानी जैसी तकनीकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को जैसे परिवहन, रक्षा एवं नागरिक सेवा प्लेटफॉर्म में लागू करना। कृषि और संधारणीयता तो नेशनल एग्रीस्टेक के माध्यम से किसानों को बेहतर क्रेडिट, सलाह और बाजार तक पहुंच प्रदान करना। अन्य पहले सरकार, उद्योग एवं अन्य साझेदारों के बीच सहयोग से बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधान विकसित करना। उदाहरण के लिए विशाखापत्तनम को IT और नवाचार केंद्र बनाना। फिर देखते हैं भारत में ई गवर्नेंस के समक्ष प्रमुख चुनौतियां तो डिजिटल विभाजन और कम साक्षरता, शहरी ग्रामीण, अमीर गरीब, भाषा और साक्षर निरक्षर के अंतर से डिजिटल सेवाओं तक पहुंच सीमित होती है। अवसंरचना की कमी, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, निरंतर विद्युत आपूर्ति का अभाव और दूरदराज के इलाकों में अपर्याप्त ICT बुनियादी ढांचा। बदलाव के प्रति प्रतिरोध तो कागज आधारित सिस्टम से डिजिटल सिस्टम की ओर बदलाव के लिए नौकरशाही की अनिच्छा डिजिटल समाधानों को अपनाने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। विभागीय समन्वय और इंटरऑपरेबिलिटी की कमी तो विभिन्न विभागों के अलग अलग सिस्टम एवं असंगत तकनीकें निर्बाध सेवा वितरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, तो जिसमें पहली न्यूज़ है OECD की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो OECD ने वर्ष 2025 के लिए भारत के GDP के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है, जबकि मुद्रास्फीति के अनुमान को घटाकर 2.9% कर दिया है। इसके विषय में देखते हैं। जारी करता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। अवधि, यह रिपोर्ट साल में 2 बार प्रकाशित होती है। यह रिपोर्ट वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करती है। कवरेज, तो इसमें GDP, मुद्रास्फीति, रोजगार, व्यापार और निवेश का विश्लेषण शामिल है। जोखिम, रिपोर्ट में मुद्रास्फीति का दबाव, वित्तीय अस्थिरता और भू राजनीतिक तनाव से जुड़े जोखिमों को रेखांकित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ओजो जल विद्युत परियोजना। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने भारत चीन सीमा के पास सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट की ओजो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। इसके विषय में देखते हैं। उद्गम यह तिब्बत से निकलती है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये ट्रांस हिमालय पूर्वोत्तर नदी है। मार्ग ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम से होकर बहती हुई अंत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसके पानी में सोने के कण पाए जाते हैं। महत्व, यह नदी पनबिजली, कृषि, मात्स्यिकी, सामरिक, सीमा क्षेत्र और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है बैरन द्वीप ज्वालामुखी। तो अंडमान द्वीप समूह के बैरन द्वीप ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ। यह अंडमान सागर यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह श्री विजयपुर, पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। विशेषता, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये एक प्रकार का स्ट्रेटोवोल्केनो है जो अंडमान ज्वालामुखी चाप का हिस्सा है। महत्व, भूवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयुक्त, ज्वालामुखी से जुड़े खतरों के अध्ययन के लिए उपयुक्त, पारिस्थितिकी पर प्रभाव के अध्ययन के लिए उपयुक्त और समुद्र में सामरिक स्थान पर स्थित। फिर नेक्स्ट है नाइटमेयर बैक्टीरिया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नाइटमेयर बैक्टीरिया के संक्रमणों के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। इसके विषय में देखते हैं। नाइटमेयर बैक्टीरिया ने सभी प्रकार के एंटीबायोटिक उपचारों के खिलाफ प्रतिरोधकता विकसित कर ली। इनकी खास बात यह है कि अपने प्रतिरोधक जीन को अन्य रोगाणुओं के साथ साझा कर सकते हैं। जब बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक्स दवाइयां असर नहीं करती तो उन संक्रमण का इलाज करना बेहद कठिन हो जाता है। उदाहरण, वैनकोमाइसिन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस, कैंडिडा ओरियस, कार्बापेनिम रेसिस्टेंट एंट्रोबैक्टीरियासी। ठीक है, ये बात की हमने नाइटमेयर बैक्टीरिया की। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की जो है सुपर टाइफून। तो फिलीपींस में हाल ही में सुपर टाइफून रागासा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसमें पवन का अधिकतम वेग 185 किलोमीटर प्रति घंटे या 100 नॉट से अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म केंद्र और निम्न दाब वाली प्रणाली है। इसमें निचले स्तर पर पवन अंदर की ओर
सर्पिल रूप से और ऊपरी सतह पर बाहर की ओर सर्पिल रूप से बहती है। इनकी उत्पत्ति हमेशा महासागर के ऊपर होती है, जहाँ समुद्री सतह जल का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ये सामान्यतः भूमध्य रेखा से 5 डिग्री अक्षांश से ऊपर के क्षेत्रों में विकसित होते हैं। देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए अलग अलग नाम। तो हरिकेन उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत महासागर में, साइक्लोन हिंद महासागर में, टाइफून पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में, विली दक्षिणी हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में। नेक्स्ट, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। तो हाल ही में रक्षा मंत्री ने मोरक्को में विदेश में स्थित भारत का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। ये फैक्ट्री स्वदेश में विकसित व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 का उत्पादन करेगी। इसे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और डीआरडीओ ने मिलकर डिजाइन किया। इसके विषय में देखते हैं। ये भारत का पहला एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी व्हील्ड है। इसे बेहतर बचाव क्षमता, सभी प्रकार के इलाकों में संचालन योग्य और अधिक मारक क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। उपयोग की गई महत्वपूर्ण तकनीकें, तो इसमें इंटीग्रेटेड पावर पैक के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तैरने और आगे बढ़ने की क्षमता शामिल है। टाइलेनॉल। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं द्वारा पैरासीटामोल का सेवन और बच्चों में ऑटिज्म के खतरे के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिका में पैरासीटामोल के टाइलेनॉल ब्रांड नाम से बेचा जाता है। इसके विषय में देखते हैं। टाइलेनॉल एसिटामिनोफेन का ब्रांड नाम है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरासीटामोल के नाम से जाना जाता है। ये ओवर द काउंटर दवा है। ये दवा सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गठिया और सर्दी जुकाम के आराम के लिए ली जाती हैं। ऑटिज्म के बारे में, तो यह बच्चे के मस्तिष्क के विकास से जुड़ा विकार, इसके कारण बच्चों का सामाजिक व्यवहार, लोगों से बातचीत और संवाद प्रभावित होता है। नेक्स्ट है द्रव्य पोर्टल। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 30 सितंबर 2025 को द्रव्य पोर्टल का शुभारंभ किया गया। द्रव्य से आशय है डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंस। इसके विषय में देखते हैं। ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय की पहल है। यह आयुर्वेदिक सामग्री और उत्पादों का सबसे बड़ा डेटा संग्रह है जो सभी के लिए उपलब्ध है। इस डेटाबेस में लगातार वृद्धि हो रही है और यह विकसित हो रहा है। इस पर पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक साहित्य और क्षेत्रीय अध्ययन शामिल है। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है पेरू, राजधानी लीमा। तो पेरू के दक्षिणी तट पर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। स्थलीय सीमा, इसकी सीमा उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया, पूर्व में ब्राजील तथा दक्षिण पूर्व में बोलीविया और दक्षिण में चिली से लगती है। समुद्री सीमा पश्चिम में प्रशांत महासागर। भौगोलिक विशेषताएं, वन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन यानी अमेजन का सेल्वा पेरू के लगभग आधे हिस्से में फैला है। पर्वत, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी एंडीज पेरू में भी विस्तृत है। माउंट वास्कारान पेरू की सबसे ऊंची चोटी है। लेक टिटिकाका दुनिया की सबसे ऊंची नौवहन योग्य झील है। यह झील बोलीविया तक विस्तृत है। नदी मारानून नदी का उद्गम पेरू में होता है। यह नदी अमेजन नदी के जल का मुख्य स्रोत है। ठीक है, बात की हमने पेरू की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।